हेलो, नमस्कार साथियों। राजस्थान जी की एजुकेशन हब मास्टर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीएसटीसी एग्जामिनेशन 2023 बीएसटीसी या पीटीईटी 2023 की चौथी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश की जो राणा शाखा है उसे वापस से शुरू करते हैं, जिसमें राणा हमीर से शुरू करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं और पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब की बार हमारा यही टारगेट है कि 450 पार करना है, तो इसका मतलब कि तैयारी 450 से ऊपर की। तो चलिए चलते हैं। एजुकेशन हब मास्टर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं राणा शाखा की। तो सिसोदिया वंश राणा शाखा, मेवाड़ की वंश सिसोदिया राणा शाखा। तो यहाँ पे राणा शाखा में प्रथम जो महान पराक्रमी राजा हैं वो राणा हमीर हैं, जिन्होंने 1326 से 64, आप देख सकते हैं 1326 से 64 में राज किया। और इन्होंने है जो बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था और सिसोदा गांव के थे, इसलिए इन्होंने सिसोदिया शाखा की शुरुआत की। इन्होंने इसलिए सिसोदिया शाखा की शुरुआत की। इन्होंने राणा की उपाधि ली है। जो भी हमीर के बाद में है उन्हें राणा नाम से पुकारा जाता है। और इनकी इष्ट की देवी है जो बरबड़ी माता है, या अपन अन्नपूर्णा माता कह सकते हैं। और इनका मंदिर बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ में इन्होंने ही बनाया था। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसमें राणा हमीर को विषम घाटी का पंचानन कहा जाता है, जो कठिन युद्ध में शेर के समान व रसिक प्रिया पुस्तक में वीर राजा की उपाधि, रसिक प्रिया जो पुस्तक है उसमें वीर राजा की उपाधि एवं इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इन्होंने कई कि शत्रु राजा थे उनके भगोड़ों को शरण भी दिए था। हालांकि ये भी हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे युद्ध किया था, और वो युद्ध इसी वजह से किया था कि इन्होंने राणा हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े महिम शाह को शरण दी थी। और ये जो सिसोदा गांव है उनकी स्थापना राहब ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट राजा पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राजा पढ़ते हैं हम राणा लाखा, जो जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई इनको। और इन्हीं के कार्यकाल में एक बंजारा था जिन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और पिछोला झील का निर्माण करवाया और यहाँ पर इन्होंने पिछोला झील के ऊपर ही बंजारे ने नटनी का चबूतरा बनाया। और जो जग निवास महल है और जग मंदिर है उनका भी निर्माण करवाया। और उसके बाद में जब राणा लाखा 80-85 साल के थे तब इनका विवाह जोधपुर राठौड़ वंश की जो राव रणमल की बहन हंसाबाई थी उनके साथ में शादी भी कर दी गई थी। हालांकि बात यह है कि रानी जो हंसाबाई थे राव रणमल की बहन, उनकी सगाई के लिए प्रस्ताव तो आया था चुंडा के लिए, लेकिन राणा लाखा ने सोचा मेरे लिए हैं, तो इन्होंने हाँ कर दिया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो उसी के अंतर्गत उसके बाद में उन्होंने भी राणा लाखा के साथ में उसी का विवाह कर दिया 80-85 साल की उम्र में। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो इनके हंसाबाई जो शादी हुई 80-85 साल की उम्र में, उनके एक पुत्र होता है
और पुत्र का नाम होता है मोकल। और उनके पुत्र चूंडा है जो पहला पुत्र था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि आजीवन कुंवारा रहूँगा, आजीवन कुंवारा रहूँगा। एक सेकेंड, थोड़ा लाइट बढ़ा देते हैं। आजीवन कुंवारा रहूँगा। और चूंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। जो मेवाड़ का भीष्म पितामह यानी जिस नगरी का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग या फिर जो सबसे बड़ा व्यक्ति, पहला व्यक्ति भी कह सकते हैं, तो वो भीष्म पितामह हो सकता है। चूंडा को इसके लिए कई विशेष अधिकार भी दिए गए और चूंडा ने राज्य का त्याग कर दिया था, उसी कारण उसे विशेष अधिकार दिए गए थे कि जो 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं जिसमें सलूबर भी शामिल है। सलूबर बहुत ही बड़ा ठिकाना था और बहुत ही बड़ा उस समय का ठिकाना था, तो उन सलूबर का भी जो भी राजा बनेगा उनका राज तिलक चूंडा ही करेगा। और उसी के साथ में मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा और राजपत्र जो राजा के कार्यकाल में जो भी काम होता है, वो जो लिखित पत्र होते हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर के भी चूंडा के ही होंगे, उनके ऊपर हस्ताक्षर भी चूंडा के ही होंगे। और जब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, मेवाड़ की जो भी सेना होगी उनका सेनापति भी राव चूंडा ही होगा। जब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे राणा की आगे, तो राणा लाखा का एक पुत्र मोकल जो 1421 से 1433 तक अपना राज करता है। और इनके पिता का नाम तो अभी हमने पढ़ा है, राणा लाखा, और माता हंसाबाई है। संरक्षक चूंडा होता है क्योंकि राणा लाखा जब ख़त्म हो जाते हैं राव मोकल के जन्म के थोड़े वर्षों बाद में, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके बाद में वीरगल, तो इनका जो संरक्षक है राव चूंडा होता है। और राव चूंडा हंसाबाई के अविश्वास के कारण होशंग शाह के पास चला जाता है, होशंग शाह के पास में मालवा चला जाता है। इसके बाद में मोकल का संरक्षक बनता है राव रणमल, उसका मामा। राव रणमल हंसाबाई का भाई। राव रणमल जब मामा बनता है, जो जोधपुर मारवाड़ की रियासत का राजा था, तो फिर मोकल ने एकलिंगजी मंदिर का परकोटा बनाया। जो एकलिंगजी मंदिर है अभी चित्तौड़ में, उसका जो परकोटा है वो मोकल द्वारा बनाया गया है। परकोटा, एकलिंगजी मंदिर का परकोटा जो मुगल द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में बात करते हैं जो चित्तौड़ में सिमिदेश्वर यानी शिव मंदिर है, जिसका निर्माण तो हम करवाया था राजा भोज परमार ने, लेकिन उसका जो पुनर्निर्माण है वो उसने करवाया था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि झीलवाड़ नामक स्थान पर चाचा, मेरा और मेहजा पमार, ये तीनों उनके नाम हैं। चाचा भी नाम है, मेरा भी नाम है और मेहजा पमार भी नाम है। तो उन तीनों ने इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में, और जब हम सिमिदेश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ में स्थित है, और जिसका नाम पुराने रूप में तो शिव मंदिर है। निर्माण भोज परमार द्वारा किया गया और पुनर्निर्माण मुगल द्वारा किया गया। और पुराना नाम है इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर। और नेक्स्ट बात करते हैं राजा के बारे में। नेक्स्ट आता है राणा कुंभा। लेकिन राणा कुंभा के बारे में एक विस्तार से हम कल क्लास लगाएंगे, तो आज हम उसके नेक्स्ट बेटा है उसे ही पढ़ते हैं, रायमल को पढ़ते हैं। जो राणा कुंभा है उसकी कल विस्तार से क्लास लगाएंगे। तो आगे जब चलते हैं राणा कुंभा, एक सेकेंड, जब आगे बात करते हैं राणा रायमल के पिताजी का नाम राणा कुंभा था। और एकलिंगजी मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है वो रायमल ने निर्माण करवाया था। एकलिंगजी मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, एकलिंगजी का मंदिर जो बनाया है वो तो बनवाया तो था राणा लाखा ने, नहीं मोगल ने। एकलिंगजी मंदिर का जो था उसे उसका परकोटा बनाया था। एकलिंगजी के मंदिर को बनाया पहले किसी राजा ने था, जो शायद हम पढ़ते हैं कि
जो बापा रावल था उन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन उसके बाद में जो परकोटा है उसका वो मोगल ने करवाया, और उसके बाद में रायमल उसकी जो पुनर्निर्माण है वो करवाते हैं। और उसके बाद में जो उनकी रानी है श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण किया। गोसुंडी एक चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है, स्थल है, जिनका निर्माण रानी श्रृंगार कंवर ने करवाया। और रायमल के 2 पुत्र थे, एक तो था पृथ्वीराज जिसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान नहीं है, बल्कि ये दूसरा है, ये चौहान नहीं है, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश से हैं, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और उड़ना राजकुमार अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा, और इसकी कुंभलगढ़ किले में 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। किसकी? जो पृथ्वीराज है इसकी। और दूसरा है जयमल रायमल का दूसरा बेटा है, जो सोलंकियों से युद्ध में मारा जाता है। और जब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात में आते हैं हम राणा सांगा के ऊपर। राणा सांगा जो है 1509 से 1528 के बीच में राज करता है, और इनका पिता का नाम है रायमल है। इनके पिता रायमल, हालांकि इस हिसाब से जो रायमल के बेटे ज़्यादा थे, यहाँ पर जो पुत्र 2 है ये मतलब उन पुत्रों का नाम है, क्योंकि पुराने टाइम में कई रानियाँ थी, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं, राणा सांगा के पिता का नाम भी रायमल और माता श्रृंगार कंवर, यानी कि 2 वो राजा थे। जो 2 नाम पहले पढ़े हैं हमने रायमल के बेटों के, वो मतलब पहले से वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो रायमल के अंतर्गत पढ़ा। और अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं तो राणा सांगा को पढ़ते हैं। राणा सांगा एक बहुत ही बड़ा पराक्रमी राजा था, ये भी हैं हम पढ़ते हैं। इन्होंने कई युद्ध लड़े हैं। तो जब हम बात करते हैं राणा सांगा की, इनके पिता का नाम रायमल, माता का नाम श्रृंगार कंवर। 1509 से 28 यानी कि 19 वर्षों तक इन्होंने राज किया, और कालांतर में भाइयों से विवाद होने पर करमचंद परमार के यहाँ श्रीनगर चला गया था। ये राणा सांगा भाइयों से विवाद होने पर करमचंद परमार के यहाँ चला गया था, यानी कि भाई कौन? भाई वही जयमल और पृथ्वीराज, उन्हीं से विवाद हो गया, तो फिर वो श्रीनगर चला गया, जम्मू। उसके बाद में क्या होता है, कालांतर में मेवाड़ का शासक बनता है, और इसने कई युद्ध लड़े। इसके युद्ध देखते हैं तो जो खातोली का युद्ध है, इन्होंने 4 साल तो लगातार युद्ध लड़े हैं, 3 साल तो लगातार युद्ध लड़े। 1517, 1518 और 1519। 1517 में खातोली युद्ध लड़ा, और जो बूंदी में हुआ, खातोली बूंदी में है, तो इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ, और इसमें राणा सांगा विजयी हुआ। और जब एक नेक्स्ट है 1518 में जो बांडी युद्ध है, बांडी धौलपुर में है, वो भी इब्राहिम लोदी के साथ में, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ। और फिर है गागरोन का युद्ध 1519 में। लगातार तीनों युद्ध है, झालावाड़ महमूद खिलजी सेकंड जो मालवा के हैं, जिनके साथ में हुआ, राणा सांगा इसमें विजयी हुआ। और जब एक बयाना का युद्ध है जो 16 फरवरी 1527 भरतपुर बाबर, राणा सांगा विजयी हुआ इसमें भी। और खानवा 17 मार्च 1527, ये भी 27 में हुआ। मतलब 1 महीने की छेटी है, 1 महीने का अंतर है। 1 महीने के अंतर के अंतर्गत ही खेला, दोनों युद्ध लड़े गए। तो इसमें भरतपुर, ये जो भरतपुर बाबर में हुआ, खानवा और बयाना दोनों भरतपुर में स्थान है। इसमें बाबर विजयी हुआ, क्योंकि इसमें बाबर ने कई अपने रूल्स फॉलो किए, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए बाबर जीत गया। इस युद्ध में हम पढ़ते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के सामने युद्ध लड़ा। उस समय एक तो तोपखाने का यूज किया था, और उसके साथ में कई प्रकार के जो मुस्लिमों के ऊपर कर लगे हुए थे वो कर हटा दिए थे। तो पूरा का पूरा मुस्लिमों ने जितना इनको सहयोग देना था वो पूरा का पूरा बाबर को सहयोग दिया। तो तुलगमा करके एक जो होती हैं
युद्ध लड़ने की कला, उसका भी उपयोग किया गया। तो कुल मिला के इसमें बाबर विजयी हुआ। और एक भयानक युद्ध है भरतपुर, जो हमने अभी देखा है 16 फरवरी 1527 में जो हुआ है। उसमें राणा सांगा का बाबर के साथ में जब राणा सांगा विजयी रहा है, इस समय बयाना का किला मेहंदी खाजा के पास था। जो राणा सांगा जो बूंदी बयाना का किला होता है वो मेहंदी खाजा के पास में था। तो मेहंदी खाजा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा बाबर के सेनापति थे, फिर भी राणा सांगा युद्ध जीत गए। जो मेहंदी खाजा है वो भी और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा वो भी बाबर के सेनापति थे, फिर भी राणा सांगा युद्ध में जीत जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम राणा सांगा के सहयोगी, जिन्होंने राणा सांगा के युद्धों में सहयोग किया, और उनके बारे में पढ़ते हैं और इनकी जो भी विशेष बातें हैं उनको आगे बढ़ते हैं। तो जो राणा सांगा के सहयोगी है, आमेर से जो थे पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव जिसे गांगा भी कहते हैं, बीकानेर से कल्याणमल जैत सिंह, सादड़ी से झाला आजा, वागड़ से उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह, सलूम्बर से रतन सिंह चूंडावत, ईडर से भारमल हसन खां, और मेवात से थे अलवर और महमूद लोदी। तो जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं तो झाला आजा युद्ध का नेतृत्व करते हैं, और इनका जो बसवा में इलाज होता है, बसवा दौसा में जहाँ पे इलाज होता है। और जब इनको पता चलता है कि इस युद्ध में वो हारने वाला है, तो इस समय ये खुद वापस जब तैयार हो जाते हैं तो फिर लड़ने के लिए कोशिश करते हैं। इसी कारण इन्हें जहर देकर मार दिया जाता है, और जो जहर देने का स्थान है वो इरिच यूपी में है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। और जो कालपी भी यूपी में है, वहाँ पर उनकी जहर देने से मृत्यु हो जाती है। और मांडलगढ़ आज वर्तमान भीलवाड़ा में है, राजस्थान में, जहाँ पे इनकी छतरी बनी हुई है आज भी। राणा सांगा की उपाधियाँ हैं हिंदूपथ, सैनिकों का भग्नावशेष, यानी कि सैनिकों में रहा हुआ बचा हुआ। और बाबरनामा पुस्तक के अनुसार राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव व 104 दरबारी कवि रहते थे, जिसमें राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई से हुई है। और राणा सांगा के बाद में रतन सिंह मेवाड़ का राजा बनता है। भोजराज का भाई है रतन सिंह, और वह बूंदी के सूरजमल हाड़ा के खिलाफ लड़ता हुआ मर जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सूरजमल हाड़ा के खिलाफ लड़ता हुआ हार जाता है राणा रतन सिंह। जब नेक्स्ट बात करते हैं हम विक्रमादित्य, राणा सांगा का ही बेटा, इनकी माता का नाम होता है कर्मावती, सरंगसिका होती है कर्मावती। हालांकि यहाँ पे सरंगसिका का नाम नहीं दिया होना चाहिए, लेकिन जब हम मोकल को पढ़ा था, मोकल के जो संरक्षक होते हैं, मोकल के संरक्षक जो पहले चूड़ा बने, उसके बाद में उसके राव रणमल जो मामा वो बने, तो इसके अंतर्गत इसीलिए इनका भी संरक्षक दे दिया गया है, कर्मावती हैं। और 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन्हीं के टाइम में, विक्रमादित्य के टाइम में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो रानी कर्मावती ने रणथंभौर का किला सौंप कर संधि कर ली। उस समय विक्रमादित्य जी जो थे वो अवस्था में बहुत ही छोटे थे, तो रानी ने सोचा कौन युद्ध में जाएगा, इसलिए रानी कर्मावती होती हैं जो रणथंभौर का किला देकर संधि कर लेती है, उनसे नॉर्मल सी बातचीत संधि कर लेते हैं। उसके बाद में जो 1534-35 में बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण कर लेता है। 33 में आक्रमण करता है, तब तो रणथंभौर का किला सौंप कर संधि कर लेते हैं। अब ये 1534-35 में वापस आता है बहादुर शाह जफर, तो दोबारा आक्रमण करता है। तब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, दिल्ली के दरबार हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी, परंतु हुमायूं समय पर वहाँ नहीं आ पाया। इसलिए यहाँ पर चित्तौड़ का द्वितीय शाखा होता है। चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है
चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वो तो होता है रतन सिंह के टाइम में, राणा रतन सिंह नहीं बल्कि राव रतन सिंह के टाइम में, रानी पद्मिनी के समय में, जिसमें जौहर और केसरिया दोनों होता है। और जो सेकंड शाखा है चित्तौड़गढ़ का वो होता है विक्रमादित्य के टाइम में, जो कर्मावती के नेतृत्व में होता है। तो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा है 1535 में, रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया और देवलिया के शासक बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी पूतल दे का पुत्र बनवीर मेवाड़ का शासक बनता है। उड़ना राजकुमार की दासी जो उड़ना राजकुमार है पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज पुत्र तो हैं राणा कुंभा के। पृथ्वीराज, जब आगे बात करते हैं हम इनके बारे में, पृथ्वीराज राहिमल के पुत्र हैं। और जब पृथ्वीराज की दासी होती है पूतल दे तो उनका पुत्र होता है एक बनवीर मेवाड़ का शासक बनता है। और कालांतर में बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। जो ये विक्रमादित्य हैं तो इनकी हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की छोटी सी अवस्था में 10 से 12 या 13-14 साल की अवस्था में ही हत्या हो जाती है। और मेवाड़ की पन्नादाई अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेती है। कुंभलगढ़ किले में आप सभी ने पन्नादाई के बारे में खूब पढ़ा होगा। तो पन्नादाई का तो इतिहास में नाम वैसे भी दर्ज है। और हम पढ़ते हैं कि पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का भी बलिदान कर दिया था, वो भी मेवाड़ की उन महान धरा के लिए। कुंभलगढ़ किले में आशा देवपुरा के पास में पन्नादाई और उदय सिंह शरण लेते हैं। जब उस समय जब बनवीर विक्रमादित्य को मार के उदय सिंह को मारने के लिए आता है तो पन्नादाई क्या करती है कि चंदन को उदय सिंह की जगह और उदय सिंह को लेकर कहीं भागने की कोशिश करती है। और जो आशा देवपुरा के पास में वहाँ पे उनके घर पे किसी के घर पे शरण लेती है। और हम देखते हैं, हम कहीं पे पढ़ते भी हैं कि जो मीराबाई है, मीराबाई को जहर देने का काम भी विक्रमादित्य ही करते हैं, कुंभा के बेटा। और जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट है उदय सिंह। उदय सिंह 1537 से 72। उदय सिंह का समय बहुत ही शुरुआत में बहुत संघर्ष किया। शुरुआत में ये 37 में राजा बनते हैं और 72 तक राज करते हैं, यानी कि 35 से 40 वर्ष तक राज करते हैं। लेकिन मावली का युद्ध 1540 में शुरुआत में सीधे युद्ध से ही शुरुआत होती है। मावली का युद्ध 1540 उदय सिंह वो बनवीर के मध्य होता है। वो बनवीर से ही लड़ते हैं और उदयपुर की राजगद्दी पर बैठने के लिए युद्ध करते हैं। उदय सिंह इसमें विजयी रहते हैं। और 1540 में मेवाड़ का राजकाज 1559 में उदयपुर नगर व उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं। 1540 में मेवाड़ का राजकाज तो उदय सिंह के हाथ में आ जाता है और 1559 में उदयपुर नगर व उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। यहाँ पे हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उदयपुर नगर व उदय सागर झील का निर्माण कब होता है, तो 1559 में। 1459 में जोधपुर का निर्माण होता है, जोधपुर शहर का निर्माण, जोधपुर किले का निर्माण कह सकते हैं। और 1559 में उदयपुर का निर्माण होता है, उदयपुर नगर और उदय सागर झील। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब उदय सिंह गिरवा पहाड़ी पर चले गए। जब 1567 में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो उदय सिंह गिरवा पहाड़ी पर चले गए। चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है इस समय। 1568 में तीसरा शाखा होता है। युद्ध कई टाइम तक चलता है और इस युद्ध में जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया व फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। अकबर ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया और अकबर ने चित्तौड़ पर स्थापना कर दिया।
अकबर जयमल और फत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि आगरा व बीकानेर में दोनों की गजारूढ़ मूर्तियों की स्थापना की। गजारूढ़ यानी घोड़े पर नहीं, हाथी पर सवार। गजारूढ़ हाथी पर सवार। और जब नेक्स्ट बात करते हैं कि अकबर की बंदूक का नाम भी संग्राम है। उस समय अकबर जिस बंदूक का उपयोग करते हैं उसका नाम संग्राम। यहाँ पे हम बंदूक का नाम भी याद रख सकते हैं। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम है। और जब आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी यात्री बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर में इन गजारूढ़ मूर्तियों का उल्लेख विस्तार रूप से मिलता है। फ्रांसीसी यात्री था जो बर्नियर का था, जो बर्नियर था फ्रांसीसी यात्री, वो बर्नियर जब ट्रेवल्स इन मुगल्स अंपायर यानी कि यहाँ पे मुस्लिम राज्यों में जो यात्रा करता है तो उनके अंतर्गत वो डायरी लिखता है और उन डायरी में गजारूढ़ इन दोनों मूर्तियों का विशेष उल्लेख मिलता है। कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर जयमल ने युद्ध किया था, इसलिए कल्लाजी को 4 हाथों के लोक देवता भी कहते हैं। 28 फरवरी 1572 में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 में होली के दिन ही उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और वहीं उदय सिंह की छतरी बनी है। होली के दिन में मृत्यु हो जाती है और वहीं उदय सिंह की छतरी भी है। और उदय सिंह ने बड़े बेटे प्रताप की जगह छोटे बेटे जगमाल को राजा बना देता है। उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप, यहाँ पे महाराणा प्रताप है, उनको तो राजा बनाते नहीं बल्कि छोटे बेटे जो जगमाल है उनको राजा बना देते हैं। चलिए यहाँ पर अपनी क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास कल लेंगे और कल की क्लास पूरी की पूरी राणा कुंभा के ऊपर ही होगी। राणा कुंभा। और आज के लिए इतना ही। कल हमारी क्लास होगी राणा कुंभा पर। तो चलिए चलते हैं, आज इतना ही। धन्यवाद। एजुकेशन हब मास्टर चैनल को टाइम दीजिए और बेस्ट तैयारी के लिए आइए हमारे अच्छे से बैच के ऊपर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और आज का इतना ही। धन्यवाद।